नमस्कार विद्यार्थियों। अपने इतिहास की किताब पूरी हो चुकी है। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास 10वीं की भूगोल और लेसन नंबर 1 संसाधन व विकास। संसाधन क्या होते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करे और जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी है, जो हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाए और जो हमारे संस्कृति के लिए मान्य है। मतलब सभी प्रकार की पर्यावरण की वस्तु जो हमारे काम आती है वह संसाधन है। संसाधन के प्रकार, संसाधन प्रकार को विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार दो है, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर मतलब समाप्त होने के आधार पर। नवीनीकरण, इसको वे नवीनीकरण करना, नवीन नवीन है, नवीनीकरण करना, नवीनीकरण करना और नवीनीकरण योग्य संसाधन। स्वामित्व आधार पर मतलब महत्व के आधार पर। तो पर्सनल हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, सामुदायिक मतलब पूरे समाज का हो सकता है, अथवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन भी हो सकते हैं। फिर है विकास के आधार पर, संभावी, विकसित और संचित। तो विद्यार्थियों अब इन सभी को अपने विस्तार से करेंगे। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। तो पहला है जैव संसाधन। तो जैव संसाधन में सभी प्रकार के जीव जंतु का, सभी जीव जंतु आते हैं, इसमें सभी जैव मंडल में आते हैं, चाहे मनुष्य हो, वनस्पति हो, प्राणी हो, पशु हो इत्यादि। अजैव सभी प्रकार की निर्जीव वस्तुएं इसमें आती है, चाहे मिट्टी है, हवा है, पानी है, धातु कुछ भी है। तो आगे बढ़ते हैं। समाप्यता के आधार पर नवीनीकरण मतलब जिन संसाधनों को अपने भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा दोबारा बना सकते हैं, नवीन बना सकते हैं, दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं, उससे हम नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, जीव जंतु इत्यादि। नवीकरण क्या होता है? वे सभी संसाधन जिनको अपने दोबारा से नया नहीं बना सकते। इसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु इत्यादि आएंगे, क्योंकि इन संसाधनों को बनने में लाखों साल लगते हैं और दोबारा इनका निर्माण संभव नहीं है। इनमें कुछ संसाधनों को चक्रीय क्रिया द्वारा दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ धातुएं, सोना है, उसको टूटने पर दोबारा से जुड़वा सकते हैं, नया तैयार करवा सकते हैं। कुछ ऐसे भी जिनको अपने दोबारा तैयार नहीं करवा सकते। उदाहरण के लिए राख, कोयले की राख बन गई, उस राख से दोबारा कोयला नहीं बन सकता। स्वामित्व के आधार पर पहला है व्यक्तिगत। वे संसाधन क्या है? किसी एक व्यक्ति का हक हो या एक कंपनी का हक हो, उसे निजी या व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका खुद का मकान, आपकी जमीन इत्यादि। फिर सामुदायिक, इस पर पूरे समाज का हक हो, तालाब है, स्कूल है, पार्क, कब्रिस्तान, शमशान घाट इत्यादि। राष्ट्रीय, वे सभी संसाधन पूरे देश का हक है, चाहे वो रोड है, चाहे सरकारी जमीन है, नहरें हैं, रेल है, बस है इत्यादि। अंतरराष्ट्रीय क्या होते हैं? जिन पर पूरे संसार का हक है, मतलब उन पर कंट्रोल, नियम, नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय लेवल की संस्थाएं बनाती है। उदाहरण के लिए हमें समुद्र का क्षेत्र का उदाहरण देते हैं, जिसमें किसी भी देश की जो समुद्र सीमा होती है उसके 200 किलोमीटर तक का जो एरिया है उस पर उस देश का कंट्रोल होता है। उसके आगे का समुद्र क्षेत्र है वो अंतरराष्ट्रीय समुद्र के अंतर्गत आता है। फिर विकास के आधार पर पहला है संभावी। संभावित कहते हैं जिनका अभी तो उपयोग नहीं हो रहा परंतु आने वाले टाइम में उनका उपयोग हो सकता है, उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान और गुजरात में मिलने वाले सौर और पवन ऊर्जा। विकसित संसाधन, वे संसाधन विकसित होते हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, जिनकी उपयोगिता, गुणवत्ता, मात्रा तय हो चुकी है, उनको बोलते हैं। फिर है विकसित, हाँ। फिर भंडार, भंडार क्या है? कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनके जो हैं लेकिन हमें उनके बारे में पूरी तरीके से ज्ञान नहीं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ईंधन, अभी हमारे पास हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल के लिए कोई अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, उससे हम भंडार संसाधन कहते हैं। मतलब है तो सही पर हम उनका यूज नहीं कर पा रहे। फिर संचित कोष, ये भंडार का एक मार्ग है, इसका उपयोग करने की टेक्नोलॉजी तो है लेकिन अब इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के नदी के जल से पन बिजली जो होती है परियोजना, उसके माध्यम से बिजली तैयार कर रहे हैं लेकिन इसका इस्तेमाल या इसका यूज अभी सीमित लेवल पर हो रहा है।
फिर सतत पोषणीय विकास, जब विकास होने क्रम में पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे और भविष्य की जरूरतों की क्या है अनदेखी नहीं हो, तो ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसके लिए 1992 में रियो डी जनेरियो, ये शहर वर्तमान में ब्राजील के अंदर है, यहाँ पर 1992 के अंदर एक सम्मेलन हुआ था जिसको बोला गया है जलवायु सम्मेलन। इसमें 100 से अधिक देश शामिल होते हैं और यहाँ सभी एजेंडा 21 के लिए सभी सहमत है। अब आप वो एजेंडा किसका है? इस एजेंडे का एक ही था मुद्दा, सतत पोषणीय विकास और संसाधन का सही इस्तेमाल। इस एजेंडा में समान हितों, पारस्परिक जरूरतों, सम्मिलित जिम्मेदारियों को ध्यान रखते हुए विश्व सहयोग की बात बोली गई ताकि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, गरीबी और रोगों से मुकाबला कर सके। संसाधनों का विकास, मानव अस्तित्व के लिए संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास करते हैं कि संसाधन प्रकृति के देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित समस्या हो गए। उदाहरण, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधन का हास, समाज कुछ ही लोगों के हाथ में संसाधन का संचय। इस समाज के दो हिस्सों में संसाधन संपन्न और संसाधनहीन फर्क बन गया है। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण करना, जिससे विश्व में संकट हो गया है। भूमंडल तपन, ओजोन परत का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि का निम्नीकरण। मानव जीवन गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा करना चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा, संसाधनों का सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास की आवश्यकता है। सतत आर्थिक विकास मतलब क्या होता है? ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हम अपने और आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूर्ति कर सकें। संसाधन नियोजन क्या होता है? संसाधन नियोजन द्वारा हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। संसाधनों का वितरण समुचित नहीं है, आप जानते हैं, तो हर जगह सभी संसाधन नहीं मिल सकते। ऐसे में संसाधन नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई राज्यों के पास प्रचुर मात्रा में खनिज है, लेकिन कईयों के पास क्या है? अभाव है। झारखंड में खनिज की मात्रा प्रचुर, लेकिन वहां पेयजल और अन्य सुविधाओं का अभाव है। मेघालय में जल की कमी नहीं, लेकिन वहां अन्य संसाधनों का अभाव है, इसलिए इन क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया। ऐसे में होने वाली समस्याओं हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब भारत में संसाधन नियोजन, संसाधनों की हेल्प से हम समुचित विकास करने के लिए आवश्यक है कि योजना बनाते हुए टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखें। पहले पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन का लक्ष्य प्रमुख रहा है। भारत में संसाधन नियोजन के प्रमुख बिंदु इस प्रकार से हैं। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान करके उनकी एक लिस्ट बनाना है। कौशल, टेक्नोलॉजी, संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच की तालमेल को सही करना। अब आती बात संसाधनों का संरक्षण क्या होता है? संसाधनों के दोहन से कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बनती है। गांधी जी मानते हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी की शोषण प्रवृत्ति पूरी दुनिया में संसाधनों की कमी होने का प्रमुख कारण है। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे। उनका मानना था जन समुदाय द्वारा उत्पादन की वो वकालत किया करते थे। पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में ही है, यदि उनका अंधाधुंध अपने इस्तेमाल करेंगे और अंधाधुंध पर रोक नहीं लगेंगे तो मानव जाति के लिए फ्यूचर में खतरा हो जाएगा, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए आवश्यक है हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। भू संसाधन, भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रिया, परिवहन, संचार इत्यादि भूमि पर आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसका हमें उपयोग सावधानी से और योजनाबद्ध रूप से करना चाहिए। भारत में भूमि संसाधन लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक है। लगभग 30% भाग पर पर्वत है जो 12 मासी नदियों के प्रवाह को तय करते हैं और जहां पर्यटन और पारिस्थितिक तंत्र की विकास के लिए आवश्यक है। लगभग 27% ठारी है जहाँ खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन मिलते हैं। भारत में भू उपयोग प्रारूप, भू उपयोग को तय करने वाले तत्व निम्नलिखित है। भौतिक कारक, से भूमि की आकृति क्या है, जलवायु, वहां मिट्टी कैसी है, मानवीय कारक में जनसंख्या, घनत्व, उसकी टेक्नोलॉजी, संस्कृति, परंपराएं इत्यादि।
भारत का कुल भौगोलिक भाग 32.8 वर्ग किलोमीटर, परंतु उसके 93% भाग का ही हमारे पास आंकड़े हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के बारे में सूची क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और चीन वाले क्षेत्र के भूमि का हमने कभी सर्वेक्षण नहीं किया है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय। तो पहले भूमि निम्नीकरण क्या होता है? कुछ मानवीय क्रियाएं जैसे वनों को काटना, अति पशु चराना, खनन करना, इससे भूमि में निम्नीकरण होता है। तो भूमि की निम्नीकरण कम मतलब भूमि को कटाव को रोकने का उपाय क्या है? वनारोपण, पेड़ लगाना, चारागाहों का प्रबंधन करना, कांटेदार झाड़ियां लगाकर रेतीले टीलों को रोकना, बंजर भूमि का उचित रूप से मैनेजमेंट करना, सिंचाई का मैनेजमेंट करना, मतलब सही ढंग से होनी चाहिए, फसलों को सही ढंग से काटना, खनन प्रक्रिया कंट्रोल करना, खनन के बाद भूमि का उपयोग ढंग से करना, औद्योगिक जल के निकासी के बाद उस जल को सही ढंग से उसका निष्कासन करना, सड़क किनारे पर पेड़ लगाना, वन को काटने पर रोक लगाना। अब मृदा संसाधन, मृदा मतलब मिट्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है, मिट्टी के जीवों का निवास भी है। मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। इसका इस बात से लगाते हैं कि 1 सेमी मिट्टी को बनने में हजारों वर्ष लगते हैं। मिट्टी का निर्माण सेलों की अपघटन क्रिया से मिट्टी का निर्माण प्राकृतिक कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तापमान, पानी का बहना, हवा इत्यादि। इस प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। मिट्टी का वर्गीकरण। मिट्टी को बनावट, रंग, उम्र, रासायनिक गुण इत्यादि के आधार पर मिट्टी को बांट सकते हैं। भारत में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली मिट्टियां निम्न प्रकार की है। पहली है जलोढ़ मिट्टी। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। पूर्व का तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मिट्टी से बने। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में गहन कृषि करते हैं, जिससे यहाँ जनसंख्या बढ़ती है। अधिकतर जलोढ़ मिट्टी पोटास, फास्फोरस चूनने वाली होती है, जहाँ इस गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाज और दालों की यहाँ खेती की जाती है। फिर काली मिट्टी। इन मिट्टी का रंग काला होता है, इन्हें रेगगर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उचित होती है और इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पथरीली भागों में मिलती है और दक्षिणी पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्ण घाटी में फैली है। काली मिट्टी बहुत महीन कण अर्थात मृतिका से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने क्षमता बहुत होती है। इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने के तत्व भी होते हैं। लाल और पीली मिट्टी। ये लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? दक्षिणी हिस्सों में रेवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में मिलती है। ये मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट में पहाड़ी भागों में मिलती है। इस मिट्टी का रंग लाल, रवेदार, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहा धातु के प्रसार के कारण होता है। फिर लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम के पहाड़ी एरिया में मिलती है। इस मिट्टी पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक डालकर ही खेती कर सकते हैं। इस मिट्टी ह्यूमस की मात्रा कम होती है, क्योंकि यहाँ लगातार तापमान पर अधिक होता है। उससे जैविक पदार्थ टूट जाते हैं और बैक्टीरिया क्या है नष्ट हो जाते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी रास्ता मिलती है। इस मिट्टी को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाते हैं। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान का जल वाष्प की दर अधिक होती है। मिट्टी में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। वन मृदा। यह मृदा आमतौर पहाड़ी और पर्वतीय बनती है। यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण का अनुसार क्या बदलाव होता है। नदी घाटी में मिट्टी दोमट छिलटेदार होती है। ऊपर ढालों का गठन मोटे कण होता है। नदी घाटी, नीचे नदी, सोपान, जलोढ़ पंख आदि में उपजाऊ मृदा होती है। मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा कटाव को उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। इस अपरदन कारण क्या है? वन उन्मूलन, सघन कृषि, अति पशुचारण, भवन निर्माण, मानव क्रिया। मृदा अपरदन में मरुस्थल का प्रसार होने का खतरा रहता है। मृदा अपरदन रोकने के लिए मृदा संरक्षण क्या है? इसके लिए कई उपाय हैं। पेड़ों को जड़ें मृदा को ऊपरी सतह को बचाती है, इसलिए
वनारोपण से मृदा संरक्षण करते हैं। ढाल वाली जगहों पर समोच्च जुताई करके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। पेड़ों को लगाकर रक्षक मेखला बनाने से क्या है, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी अपना लेसन नंबर 1 भूगोल का पूरा हो चुका है। कल इस सेशन अपने प्रश्न उत्तर करेंगे। तो धन्यवाद।